मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे 11वीं कक्षा की गणित को। गणित का ये पहला चैप्टर है सामुच्चय, और इसमें हम लोग हिंदी में गणित को पढ़ेंगे। अगर आप लोग को इंग्लिश का भी वीडियो चाहिए, गणित को सर इंग्लिश में बताइए तो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप लोग नीचे लिखेंगे कमेंट्स में कि हाँ आप इंग्लिश में वीडियो करवाइए, तो हम लोग अगले प्लेलिस्ट में इंग्लिश का भी वीडियो शुरू करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर सामुच्चय है। सामुच्चय की परिभाषा मैंने नीचे लिखी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को सामुच्चय कहते हैं। अब समूह, ये तो बच्चों को समझ में आता है, समूह को सामुच्चय कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप, जैसे आपके दोस्तों का ग्रुप। आपके दोस्त कौन से हो सकते हैं? हो सकता है आपका नाम राम श्याम मोहन, ये आप सब दोस्त, मतलब आप सब दोस्तों का नाम हो सकता है। तो आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहन, और मैं शॉर्ट में लिख दूँ एम, सोहन, रमेश, ये आपके दोस्तों का समूह है। तो इसको सामुच्चय कहेंगे क्या? तो ये सामुच्चय नहीं कहा जा सकता। मैं बताता हूँ सामुच्चय किसे कहेंगे। सिर्फ समूह नहीं होना चाहिए, सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। समूह नहीं होना चाहिए, सुपरिभाषित। अब ये सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित जो सबके लिए एक समान परिभाषित हो। जैसे मैं आपको कहूँ, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया सप्ताह के दिनों के नाम। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आपसे मैं पूछूं तो आप लिखेंगे संडे, मंडे, और ऐसे ही ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये लास्ट में सैटरडे आएगा। तो 7 दिनों के आप नाम लिख देंगे, है ना। और आपके दोस्त से मैं कहूँ कि हाँ सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखो, 7 दिनों के नाम लिखो, तो फिर वो भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यही लिखेगा। फिर मैं उसके भी दोस्त से कहूँ कि सप्ताह के 7 दिन, मैं दुनिया किसी भी आदमी से मतलब कह लो आप कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखो, तो यही लिखेगा। तो ये सुपरिभाषित है। अब दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखें कि आपके कक्षा में 5 सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चों के नाम। तो आपके क्लास में टेस्ट हुआ, मान लो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 5 किसी न किसी का तो सबसे ज़्यादा आएगा। तो मान लो रमेश का आ गया, सुरेश का आ गया, महेश का आ गया, और सीता का और गीता का भी आ गया। चलो ये 5 बच्चे होंगे, इनका सबसे ज़्यादा नंबर आया है। तो आपको जब तैयार करने को कहा जाए कि आप उन 5 बच्चों के नाम बताओ जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया, तो आप ही इन्हीं का नाम लिखेंगे। आपके दोस्त को कहा जाए कि आप 5 बच्चों के नाम बताओ जिनका सबसे ज़्यादा नंबर है, तो वो भी इन्हीं का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई अलग अलग नहीं कर सकता। तो सर एक ऐसे समूह का भी उदाहरण दीजिए जो सामुच्चय नहीं होता, कि हम और ज़्यादा साफ साफ समझ पाए। तो मैं एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ। यहाँ आपको तय करना है कौन सा सामुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों के नाम लिखने हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े देश का नाम आप जानते हैं? तो 10 का तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा रूस होता है, और ऐसे सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, और तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो ऐसे सीरियल वाइज 10 देशों के नाम वही होंगे। फिर आप के दोस्त से कहा जाए तो वो भी वही नाम लिखेगा। तो ये सामुच्चय है। दूसरा उदाहरण लिखते हैं 10 सबसे खतरनाक जानवरों के नाम। तो 10 सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर, ये आपसे मैं कहूँ तो आप हो सकता है सबसे ज़्यादा लोग तो शेर का ही नाम लिखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर शेर है, लेकिन हो सकता है किसी और के नज़र में कोई और हो। किसी को लगता हो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर हाथी है, या फिर हो सकता है किसी को लगता हो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर वो मगरमच्छ है, या फिर एनाकोंडा। अलग अलग नाम लोग ले सकते हैं। या किसी को बचपन में कुत्ते ने काट लिया हो, तो हो सकता है उसके नज़र में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कुत्ता हो। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग नाम लिख देंगे। हो सकता है 1 नंबर पे लोग शेर लिख दें, 2 नंबर पे आप क्या लिखेंगे? तो आप हो सकता है मगरमच्छ लिख दें, 2 नंबर पे कोई बाघ लिख सकता है। ऐसे सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब सब लोग एक ही लिखेंगे ये जरूरी नहीं है। तो ये सामुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। अब तीसरा उदाहरण है महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हों। तो जे से शुरू होने वाले महीने कौन है? सबसे पहले जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जनवरी, जून और जुलाई 3 ही महीने हैं। तो आपका दोस्त, अगर मैं आपके दोस्त से कहूँ कि जून, मतलब आप तो जनवरी, जून और जुलाई लिखेंगे, आपके दोस्त से मैं कहूँगी जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम बताओ, तो वो अगस्त थोड़ी लिख देगा। उसको पता है कि जे से अगस्त शुरू नहीं होता है। तो ये
समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है महीनों के नाम लिखो जो जे से शुरू होते हैं। ये कोई भी लिखेगा तो 3 ही महीनों का नाम लिखेगा, लोग अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। दुनिया के 10 सबसे अच्छे गायक। अब हो सकता है, अब दुनिया गायकों तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन भारत के गायकों की अगर बात करें तो हो सकता है सबसे अच्छी अगर लता मंगेशकर आपको लगती हो तो आप लता मंगेशकर का नाम सबसे पहले लिखिए, उसके बाद किसी और ऐसे 10 लोग का नाम लिखे। लेकिन आपके दोस्त को सबसे अच्छा सोनू निगम लगता है तो हो सकता है कि वो सबसे पहले सोनू निगम का नाम लिखे। कोई हनी सिंह को पसंद करता हो, बादशाह को, तो उन लोग का नाम लिखेगा। तो ये सब लोग अलग अलग लिखेंगे, तो ये भी समुच्चय नहीं है। अगला एग्जाम्पल है भारत के पहले तीन प्रधानमंत्री। अब आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद कौन बने? तो लाल बहादुर शास्त्री बने। उसके बाद कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। तो ये 3। अब आपके दोस्त से मैं पूछिए, दुनिया किसी भी आदमी से पूछूंगी भारत के पहले 3 प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो कोई बताएगा कि नरेंद्र मोदी हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, या फिर उसके पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऐसे इन लोग का नाम कोई नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि पहले 3 तो वही हैं। तो ये जो है ये समुच्चय है। दुनिया में कोई भी लिखेगा तो वही इन्हीं तीनों का नाम लिखेगा, अलग लोगों का नाम आप नहीं लिख सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है कि 2 सबसे अच्छे प्रधानमंत्री। अब ये मतलब दिक्कत है, क्योंकि 2 सबसे अच्छे प्रधानमंत्री में हो सकता है कि आपको 2 सबसे अच्छे जवाहरलाल नेहरू लगते हों या इंदिरा गांधी लगती हों। हो सकता है आपके दोस्त को सबसे अच्छे नरेंद्र मोदी लगते हों और डॉक्टर मनमोहन सिंह लगते हों। किसी को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री लग सकते हैं। तो ऐसे सब लोग को अलग अलग सबके मतलब फेवरेट प्रधानमंत्री होंगे, वो उनका नाम लिखेगा। तो ये समुच्चय नहीं है। इन 6 उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो है समुच्चयों का निरूपण। निरूपण का मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखाने का मतलब कि समुच्चयों को आप कैसे अपने कॉपी में लिखेंगे। अब समुच्चय क्या है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब उसको लिखेंगे कैसे? तो समुच्चय को 2 रूप में लिखा जाता है। एक तो होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो ये दोनों विधियों को मैं समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले रोस्टर रूप की बात करें तो रोस्टर रूप लिखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। तो सबसे पहले समुच्चय लिखना होगा ना, तो समुच्चय कोई नाम दीजिए, ABCDEFGH कुछ भी। हमने ए नाम दे दिया। एक समुच्चय मैं लिखने जा रहा हूँ रोस्टर रूप में, मैंने उसका नाम ए दे दिया। तो ए बराबर है ना, यह नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ए दे दिया, आप बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम कौन से समुच्चय को लिखेंगे? ये मुझे सबसे आसान लग रहा है। महीनों के नाम जो जे से शुरू हों। तो जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं यहाँ देखिए आप। तो ए बराबर और यहाँ मझोला कोष्ठ बनाएंगे, बीच वाला कोष्ठ, और यहाँ लिखेंगे कि जनवरी, जून, जुलाई, और कोष्ठ बंद कर देंगे। ये हमारा रोस्टर रूप है। बहुत आसान है। अगर आपसे कहे कि अंग्रेजी के वॉवेल्स के नाम लिखे, वॉवेल्स पता है ना वॉवेल्स क्या होते हैं? यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा तो आप कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि है क्या? नहीं, ये मैं आपको रोस्टर रूप में लिख के दिखाता हूँ। इसका नाम मैं कुछ भी देता हूँ, वॉवेल्स है तो भी ही देता हूँ, वॉवेल्स। तो अंग्रेजी के वॉवेल्स के नाम लिखना हो तो AEIOU, फिर कोष्टक बंद कर देना है। पहले कोष्टक स्टार्ट करना है, AEIOU लिख कोष्टक बंद कर देना है। कितना आसान है। सर छोटा कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते, बीच वाला कोष्ठ से ही दिखाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको रोस्टर रूप में लिखना समझ में आया होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा साफ हो जाएगा। दूसरी समुच्चय निर्माण विधि देखते हैं। इन्हीं दोनों को हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखते हैं। तो पहला कैसे लिखेंगे? ए, यहाँ लिखते हैं एक्स, इसको 2 बिंदु देते हैं, इसको कहते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स जे से शुरू होने वाले
महीनों का नाम है। मतलब x, ये आप सीधे लाइन में लिख लीजिएगा, जगह कम था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो x सच दैट x, यहाँ कोमा लगाइएगा, जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम है। तो जे शुरू होने महीनों का नाम आ गया। तो यहाँ फिर दूसरे को देखते हैं, सामूहिक चिन्हमाला विधि में जो है उसको भाषा में लिख देना है, ये आपका सामूहिक चिन्हमाला विधि कहलाता है। और सीधे उसके एलिमेंट्स को लिख दो तो वो रोस्टर रूप कहलाता है। रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। रोस्टर रूप इंग्लिश नाम है और उसको सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदी की किताबों में भी रोस्टर रूप लिख देता है, इसलिए मैं रोस्टर रूप ही लिखा है। तो दूसरा देखते हैं कि x सच दैट x एक स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर वर्ण है, सारे के सारे इसमें स्वर वर्ण है, तो x सच दैट एक स्वर वर्ण है। तो ये आपको रोस्टर रूप और सामूहिक चिन्हमाला रूप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, मैंने जैसा भी कहा कि सेट के कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनका विशेष नाम होता है। जैसे प्राकृत संख्याओं के सेट को आप n से दिखाते हैं, जहाँ n लिखा हो तो समझ जाइएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं सर? गिनती की संख्याओं को आपको 5वीं क्लास से बताया जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये दशमलव में नहीं हो सकते हैं, बटे में नहीं हो सकते। जैसे 2/3 कोई कहे कि प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बटा में दशमलव नहीं, खड़ी संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ये ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते होंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव रूप को, जैसे ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक, यहाँ 0 शुरू होता है, 1 2 3 और ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। इधर भी तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये भी डॉट डॉट माइनस अनंत तक चला जाएगा। तो ये पूरे को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो बटा में लिखा जा सके। तो जैसे p/q के रूप में लिखा है, जैसे 2/3, या 4 भी एक परिमेय संख्या, 4 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, बटा में 1 सबके होता है। और 3.2 ये परिमेय संख्या की नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 1 आएगा और ये 0, 32/10 इसको आप लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसको q से दिखाते हैं। उसी प्रकार वास्तविक संख्याओं को r से दिखाते हैं। अब सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है? तो इतना आप समझ लो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं जो को मिला के हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधे सीधे बात करें तो दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सिर्फ एक संख्या होती है काल्पनिक संख्या, जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, कभी मैं बता दूंगा, उनको छोड़ के बाकी सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो वो क्या होती है? जैसे रूट में आप कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, रूट में -3 लिख लीजिए तो ये काल्पनिक संख्या हो गई। अब ये काल्पनिक क्यों है, ये इस विषय पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, कभी बाद में देखेंगे। लेकिन इन लोगों को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनको r से आप दिखा सकते हैं। अब धन पूर्णांक, पूर्णांक को z से दिखाते हैं। और धन पूर्णांक का मतलब क्या है? ये माइनस वाला सारा हटा दो, ये सारा माइनस वाला हटा दो, ये ढक दो, और जो पॉजिटिव बचेगा उसको हम लोग धन पूर्णांक कहेंगे, तो उसको z+। अब इसी तरह आप समझ गए होंगे q+ से क्या होता है। वैसी परिमेय संख्या है जो नेगेटिव नहीं हो उनको q+, वैसी वास्तविक संख्या है जो नेगेटिव नहीं उनको r+ से दिखाएंगे। तो ये सब तो हमारे बेसिक्स थे, और अब हमारा बेसिक्स खत्म होता है। एक चीज़ थोड़ा सा छूटा हुआ है, मैं आपको बता दूं। जैसे आपसे कहेगा कि स्कूल, SC कैपिटल में लिखता हूँ, HOOL, स्कूल, ये C है, हाँ। तो SCHOOL, स्कूल को आप, स्कूल में जितने भी अवयव हैं उनको आप लिखिए रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के समय ये बात आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैं इसका नाम कुछ देता हूँ A, और ये ध्यान में रखना होता है SCHO, और ये O, इसके बाद फिर O है। तो कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। हो गया, स्कूल का हो गया। और अब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हमारे सामने उदाहरण एक में कह रहा है कि x² + x - 2 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। तो x² + x - 2 = 0। इसका पहले हल निकालते हैं, उसके बाद हम उसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो हल निकालेंगे जब आप, तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी, इसका गुणांक 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 है, x में 1 से गुना किया गया है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसको गुना करने पर -2 आए
और जोड़ने पर 1 आए, सोचो कौन सी संख्या होगी। तो -2 और 1 ऐसी संख्या है कि -2 में 1 से गुना करोगे तो -2 आएगा, और -2 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। नहीं, +2 और -1 अब होगा, +2 में 1 घटा लोगे तो +1 हो जाएगा, और +2 में -1 से गुना करोगे तो -2 ही हो जाएगा। तो कर देते हैं, x² + 2x - x - 2 बराबर 0। तो 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x हो जाएगा, और 2 एकम 2, ये ठीक तो है। अब इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो x कॉमन निकलेगा तो x + 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो -1 निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तो सब से, एक से तो सब में भाग लग जाएगा, तो ये बचेगा x + 2। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा अगर समय लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहे कि मुझे सब द्विघात समीकरण बनाना नहीं आता, तो ये तो आपकी गलती है। और अगर बाय द वे अगर नहीं आता हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। तो x + 2 और x - 1 = 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू x बराबर -2 आ गया, या x बराबर 1 आ गया। x का मान -2 और 1 आया। अब हमें कहा था कि रोस्टर रूप में लिखें, तो रोस्टर रूप मैंने आपको बताया था, कुछ भी इसका नाम दीजिए, a दे दीजिए, और मझोला कोष्ठ घेरते हैं, -2 और 1। आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला उदाहरण था। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 2 कह रहा है सामुच्य। अब देखो, ये सामुच्य हमें दिया हुआ है सामुच्य निर्माण विधि के रूप में। तो सामुच्य x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, जहां शर्त क्या है कि x² छोटा होना चाहिए 40 से। x² छोटा है 40 से को रोस्टर रूप में लिखें। तो ये सामुच्य निर्माण रूप में लिखा हुआ है, हमें रोस्टर रूप में लिख देना है। देखो, ये सब देख के आपको थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, क्योंकि आप अभी नए नए 11th में गए हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं आराम से समझाता हूँ कि ये कह क्या रहा है। यह एक धन पूर्णांक है, x धन पूर्णांक है, पूर्णांक है और धन है, मतलब नेगेटिव नहीं है, माइनस में नहीं है, और x² जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो आप धन पूर्णांक जानते हैं, अभी मैंने बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं, -∞ से लेकर ∞ तक। लेकिन धन है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, नाम मैं देता हूँ a। अब 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 है, पहला हमारा धन पूर्णांक, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 40 से छोटा है, ठीक है। फिर 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो 40 से छोटा है, 2 लिख लिए। फिर 3 होगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, जो 40 से छोटा है, 3 भी होगा। 4 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होगा, उसी प्रकार 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49, जो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो ये शर्त हमारा खराब हो जाएगा। तो ये शर्त है कि x का स्क्वायर वैसा लिखो, धन पूर्णांक लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि जो जिसका स्क्वायर 40 से छोटा हो। तो हमने लिख दिया, हो गया आंसर। उदाहरण 3 कह रहा है कि समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25। अब जो काम हमने पीछे किया था उसका उल्टा यहाँ करना है। पहले सामुच्य निर्माण रूप में दिया था, कहा था रोस्टर रूप में लिख दो। अभी रोस्टर में दे दिया, कहा सामुच्य निर्माण रूप में लिख दो। तो अब आप देख रहे हैं, मैंने बोला था कि ए है तो ए नाम दीजिए पहले, और यहाँ घेरना होगा x सच दैट। अब x के बारे में हमें लिखना होगा, x एक प्राकृत संख्या है। देख लो, प्राकृत संख्या है कि नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या का वर्ग है, वर्ग है। देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, और ऐसे बढ़ते जा रहा है, डॉट 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 अनंत तक बढ़ते जा रहा है। तो हमारा हो गया। देखिए कितना आसान है। यहाँ आप देख के सोचिए ना, ये 1 के बाद 4 क्या लग रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा हमने लिख दिया कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। 4 हमारे सामने है, हमसे कह रहा है कि समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 को
सामुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो आपको पता है कि सामुच्चय निर्माण रूप में लिखने के पहले सबसे पहले इसका नाम देते हैं ए बराबर और ऐसे घेर देते हैं एक्स सच डैट। अब एक्स तो लिखना ही है, एक्स सच डैट। अब एक्स कैसा है ये लिखना है, एक्स सच डैट। अब यहाँ देखो 1 2 फिर 2 यहाँ आ गया उससे एक ज़्यादा, फिर ये यहाँ है इससे एक ज़्यादा। तो इसको कैसे लिखेंगे कैसे, तो एक्स सच डैट एक्स जो है वो किस रूप में है, तो n/n+1 के रूप में है। देख लो, 1 नीचे 1+1, 2 तो नीचे 2+1, 3 तो नीचे 3+1, ऐसा है कि नहीं। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। देख लो, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो n एक प्राकृत संख्या है। लेकिन तथा n जो है हमारा, n की विशेषता है कि 1 से बड़ा है या उसके बराबर है और 7 से छोटा है या उसके बराबर है, यानी 1 से लेकर 7 तक है। देख लो यहाँ 7 से बराबर नहीं है, 7 से छोटा ही है। यहाँ देख लो, सिर्फ छोटा कर दीजिए। क्यों छोटा कर दीजिए, क्योंकि n का मान आप 6 रखोगे तब ना नीचे 7 हो जाएगा। 7 तो इसमें है ही नहीं, गलती से मैं 7 के बराबर भी मैंने बोल दिया, 7 के बराबर नहीं है, 7 से छोटा है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब अंतिम और 5वां उदाहरण देखते हैं। 5वां उदाहरण में हमें कह रहा है कि इधर जो भी है 1 2 3 4 ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, उधर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। कर मिला देना है कौन किसका है। तो यानी कि PRINCAL, तो ये तो इसका है पक्का। एक्स सच डैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक्स अक्षर है। देखो P यहाँ भी वहाँ भी, R यहाँ भी वहाँ भी, IN C तो C भी है, I तो I हो चुका है, दोबारा नहीं लिखते हैं। मैंने बताया था बेसिक्स में कि एक तत्व को दोबारा नहीं लिखते हैं। P भी हो चुका है, A तो A, L तो L तो E, इसको आप यहाँ मिला दीजिए। ये फर्स्ट का D हो गया। सेकंड 0, ये किसका होगा, तो ये इसका होगा। एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है और x+1 बराबर 1। यहाँ देखिए मैं आपको करता हूँ, यहाँ रफ में लास्ट में x+1 बराबर 1 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर भेजेंगे तो +1 है तो -1 हो जाएगा। तो या उल्टा बना रहा हूँ, x बराबर 1 -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें 0 का मिला देंगे। x एक पूर्णांक है जहाँ x+1 = 1। अब तीसरा करें 1 2 3 6 9 18, तो ये इसका है। एक्स सच डैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक मैंने 18 में जिससे भाग लग जाए, 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से 4 से 5 से 6 से 5 से नहीं, सॉरी मैं गलती से 4 5 मैंने बोल दिया। 1 2 3 6 9 18 ये इसका होगा। और चौथा बचा वो इसका बचा हुए का होगा। अब ये तो सर कोई बात नहीं कि आप कह रहे जो बचा हुआ बच्चे का हुआ का बचे हुए का होगा, जो बचा हुआ है वो बचे हुए का होगा। क्यों, क्योंकि परीक्षा में सर अगर ऐसे आए तो ऐसे थोड़ी नहीं जो बचा हुआ उसका होगा। तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। x² - 9 है ना बराबर 0, यही है, इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करिए, ऐसे 10th में भी आपको करवाया गया था। इसको x² - 3 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, या a² - b² आप जानते हैं a + b × a - b होता है बराबर 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x = -3 या x = 3। यहाँ 3 और -3 आ गया, 3 और -3 इसका मैंने कर दिया। इस प्रकार हमारे सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ हेल्प चाहिए अगर तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, या इसी पे टेलीग्राम भी है। तो आप किसी भी चीज़ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।